तो अब हम बात करते हैं आज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। द मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटली एंड ग्रेट ब्रिटेन। यानी आज हम इन तीनों के यूनिफिकेशन की बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात लेके चलते हैं जर्मनी की। यानी यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे होता है, हाउ द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन कंप्लीटेड। जो जर्मन यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट हुआ। तो इसके प्रीवियस टॉपिक पे अगर हम बात करें, इफ यू डिस्कस द प्रीवियस टॉपिक द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। जब हम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की बात करते हैं तो वहां पे होता क्या है बेटा, वहां पे हमने देखा कि जो आर्मी थी, जो किंग थे, हु अपोज द इलेक्टेड असेंबली, यानी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड इलेक्टेड असेंबलीज थी उसको क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। और जैसे ही फ्रेडरिक विलियम फोर्ड ने क्या किया था, क्राउन का प्रपोजल रिजेक्ट किया, तुरंत जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या हो गई, वीक हो गई थी ना। तो यानी यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देना बेटा कि जर्मन यूनिफिकेशन में जो रोल प्ले करना था वो किसका होना था, आर्मी का। ठीक, फिर साथ में आर्मी के अलावा वहां के फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को फेलियर होने में किसने सपोर्ट किया था, यानी किंग्स ने किया था। इसके अलावा जो वहां के लार्ज लैंड ओनर्स थे, जिनको जंकर्स बोला जाता है, ठीक है। यानी जर्मन यूनिफिकेशन में आर्मी, किंग्स, जंकर्स, साथ में यहां पे ब्यूरोक्रेसी, यानी अब ध्यान देना फिर से, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के फेल होने के बाद ये डिसाइड हुआ कि विदाउट हेल्प ऑफ आर्मी, किंग्स, जंकर्स एंड ब्यूरोक्रेसी द जर्मन यूनिफिकेशन विल नॉट बी कंप्लीट। तब तक नहीं होगा जब तक इनकी हेल्प नहीं होगी। क्यों? बिकॉज दे वर द मेन कॉजेस टू फेलियर ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। यही मेन कॉज थे जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसी को ध्यान में रख के चलेंगे सब। 1848 में जर्मन यूनिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली, प्रुसा ने ली। ठीक, कि जर्मन यूनिफिकेशन का प्रोसेस कौन करेगा, प्रुसा अपने तरीके से करेगा। और प्रुसा ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी, चीफ मिनिस्टर ऑटो ऑन बिस्मार्क को। ऑटो वन बिस्मार्क को दिया, हु वॉज आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। ठीक है, यानी ये जो ऑटोमन बिस्मार्क है, इन्हें जर्मन यूनिफिकेशन में क्या कहा जाता है, आर्किटेक्ट कहा जाता है। क्यों? इसके लिए इन्होंने क्या दिमाग लगाया, देखते जाओ। इन्होंने कहा कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल कैसे हुई, आर्मी, किंग्स, जंकर्स, ब्यूरोक्रेसी। तो इन्होंने तुरंत दिमाग लगाया कि विदाउट हेल्प ऑफ आर्मी, किंग्स, जंकर्स एंड ब्यूरोक्रेसी द जर्मन यूनिफिकेशन विल नॉट बी कंप्लीट। देन he took the help of army, bureaucracy and also support by large लैंड ओनर्स, जिन्हें हम जंकर्स बोलते हैं। यानी कि इन्हें और किसने सपोर्ट किया अपनी तरफ से, वो सपोर्ट किया जंकर्स ने, लार्ज लैंड ओनर्स ने। यानी इन सभी की क्या किया, ऑटोमन बिस्मार्क ने हेल्प किया। एंड फॉट 3 wars इन 7 years। किसके साथ लड़ा, ऑस्ट्रिया,
फ्रांस, डेनमार्क। इन 3 कंट्रीज के साथ क्या हुआ, इन्होंने वॉर हुआ, वॉर लड़े, और रिजल्ट इन 1871 द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वॉज कंप्लीटेड। ठीक है, यानी कि यहां ध्यान दो ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली, प्रसा ने वो यूनिफिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी, अपने चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने किसकी हेल्प ली, आर्मी की हेल्प ली, ब्यूरोक्रेसी की हेल्प ली। साथ में ऑटो वन बिस्मार्क का सपोर्ट किसने किया, लार्ज लैंड ओनर्स, यानी कि कुछ जंकर्स ने सपोर्ट नहीं किया था, बाकी बाद में कुछ लोगों ने सपोर्ट किया। फिर बिस्मार्क ने क्या किया, फॉट 3 वॉर्स इन 7 years, किसके साथ, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, डेनमार्क, एंड द जर्मन यूनिफिकेशन वाज कंप्लीटेड इन 1871, यानी ये 1871 में कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन, जंकर्स कौन है, लार्ज लैंड ओनर्स हैं, 1 मार्क्स का। दूसरा, ऑटो वन बिस्मार्क चीफ मिनिस्टर कहाँ के थे, प्रशा के थे। ठीक है, हु वॉज आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, ऑटोमन बिस्मार्क। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा। ठीक, ये तो हो गया हमारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। आगे जब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होता है तो यहीं पे डेट आगे बढ़ा देते हैं, 18 जनवरी 1871। वो जो जर्मन स्टेट्स थे उसके सारे प्रिंस, ठीक है, जर्मन स्टेट्स के सारे क्या है, प्रिंस, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आर्मी, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स ऑफ प्रशियन मिनिस्टर्स विद ऑटोमन बिस्मार्क। ठीक, ऑटोमन बिस्मार्क के साथ क्या होते हैं, गैदर्ड होते हैं कहां पे, 18 जनवरी 1871 हॉल ऑफ मिरर। यानी हॉल ऑफ मिरर कहां पे है, हॉल ऑफ मिरर में क्या होते हैं, ये गैदर होते हैं बेटा। ये कहां है, वर्साइल में है, यानी वर्साइल जो पैलेस है उसी में हॉल ऑफ मिरर था। यहां पे ये क्या होते हैं, गैदर होते हैं। एंड देन द जर्मन इंपायर वॉज हेडेड बाई, समझना, जर्मन इंपायर वॉज हेडेड बाई, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस बार भी आया था, हेडेड बाई कैसर विलियम फर्स्ट। यानी 18 जनवरी 1871 को जर्मन स्टेट्स के प्रिंस, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर्मी, Prussian ministers with Ottoman Bismarck, and they gathered in Hall of Mirrors in Versailles Palace, and Kaiser William I headed the new German empires। ठीक है, यानी जो जर्मन इंपायर्स है उसका हेड कौन होता है, कैसर विलियम फर्स्ट होता है बेटा। ठीक, तो एकदम सिंपल, फिर से रिवीजन करो। यानी आफ्टर द फेलियर ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बाद इन्होंने ये रियलाइज कर लिया कि विदाउट हेल्प ऑफ आर्मी, किंग्स, जंकर्स एंड ब्यूरोक्रेसी द जर्मन यूनिफिकेशन विल नॉट बी कंप्लीटेड, किसी कीमत पे कंप्लीट नहीं होगा। देन द प्रसा टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन इन 1848। प्रसा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली एंड इट वॉज गिवन टू चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क, हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। जो जर्मन यूनिफिकेशन के क्या थे, वो जर्मन यूनिफिकेशन के फादर थे। एंड ऑटो वन बिस्मार्क टुक द हेल्प ऑफ आर्मी, ब्यूरोक्रेट्स, एंड आल्सो ऑटो वन बिस्मार्क वाज सपोर्टेड बाय लार्ज लैंड ओनर्स। 7 years इन्होंने क्या किया, 3 वॉर्स को फॉट किया, किसके साथ, ऑस्ट्रिया, फ्रांस एंड डेनमार्क। इन 1871 जर्मन यूनिफिकेशन प्रोसेस वाज कंप्लीटेड, पूरी तरह से क्या होगी, प्रोसेस कंप्लीट हुई। ऑन 18 जनवरी 1871 द प्रिंसेस ऑफ जर्मन स्टेट्स, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आर्मी, प्रशियन मिनिस्टर्स विद ऑटो वन बिस्मार्क gathered in Hall of Mirror in Versailles Palace, and it was
हेडेड बाय कैसर विलियम फर्स्ट एज जर्मन इंपायर, यानी जर्मन इंपायर का पहला हेड किसको बनाया गया, कैसर विलियम फर्स्ट को बनाया गया। ठीक है बेटा, बात करते हैं इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। तो उसके पहले सबसे पहले हम आते हैं कि इटली का कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या थी। तो इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स, यानी एक तो हो गया कि इटली कितने स्टेट्स में डिवाइड था, 7 स्टेट्स में। नॉर्थ में कौन थे, ऑस्ट्रियन, हैब्सबर्ग, ठीक है, हैब्सबर्ग। सेंट्रल में कौन थे, पोप। साउथ में कौन थे, बोर्बो, किंग्स ऑफ स्पेन। ठीक है, यानी हमने कहा कि जब हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात करते हैं तो इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। इन द नॉर्थ ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, सेंट्रल पोप, साउथ बोर्बो, किंग्स ऑफ स्पेन। Sardinia Piedmont, Sardinia Piedmont was only state which was ruled by an Italian princely house। यानी इन 7 स्टेट्स में केवल सर्डिनिया पीडमोंट ही एक ऐसा स्टेट था जिसका रूल कौन कर रहा था, इटालियन प्रिंसले हाउस कर रहा था। यानी कि अब हमें किससे, जब तक यहाँ इन सभी जगह पे कौन नहीं आएगा, इटालियन प्रिंसले हाउस यानी सर्डिनिया पीडमोंट ही इसमें मेजर रोल प्ले करेगा। यानी सर्डिनिया पीडमोंट के ही माध्यम से यूनिफिकेशन ऑफ इटली होना है। तो अब यही बात करते हैं अगला कि जोसेफ मैजनी, किसकी बात करेंगे, जोसेफ मैजनी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए प्रोग्राम चलाया था। कैसा प्रोग्राम, ड्यूरिंग 1830 से लेके 1848, स्पेशली हम 1831 बात करेंगे। क्यों, क्योंकि 1831 में ही इन्होंने पहला अपना रिवॉल्ट किया था। कहां पे किया था, लिगुरिया पे किया था ना, एक्साइल कराए गए थे। उसी के बाद इन्होंने क्या बनाया था, 2 सेक्रेट सोसाइटीज, यंग इटली कहां पे, मर्सले, एंड यंग यूरोप इन बर्न। यानी जोसेफ मैजनी ने यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए क्या किया था, सेक्रेट सोसाइटीज फॉर्म किया, यंग इटली मर्सले में, यंग यूरोप बर्न में। ठीक है, बट विच वॉज फेल्ड, यानी इनकी यूनिफिकेशन की जो प्रोसेस थी वो क्या हो गई, फेल्ड हो गई। सर्डिनिया पीडमोंट का किंग कौन था, सर्डिनिया पीडमोंट का किंग है विक्टर इमैनुअल सेकंड। ठीक, यानी तुरंत विक्टर इमैनुअल सेकंड ने क्या करी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली और इसको अपने तरीके से, यानी विक्टर इमैनुअल सेकंड भी चाह रहा था कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली हो, तो इसने तुरंत अपने माध्यम से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिया अपने चीफ मिनिस्टर काउंट कैमिलो दी काबूर को। क्या थे ये, चीफ मिनिस्टर थे। यानी तुरंत विक्टर इमैनुअल सेकंड ने अपने चीफ मिनिस्टर काउंट कैमिलो दी काबूर को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, किसकी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब काउंट कैमिलो दी काबूर के बारे में थोड़ा जानो। ये एक रेवोल्यूशनरी भी नहीं था, ना तो डेमोक्रेटिक पे ट्रस्ट करता था, यानी ना तो ये क्रांतिकारी था और ना इसे कभी लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक सिस्टम पे कभी विश्वास हुआ, बट विद अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस। लेकिन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल था वो ये है, tactful diplomatic alliance with France। यानी फ्रांस के साथ इसका जो टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस था, यानी एक कूटनीतिक संघ जो हर देश एक दूसरे देश से करता है बेटा। ठीक है, एवरी कंट्री वर्ल्ड में जितनी ना, every country tried to tactful diplomatic alliance with other countries for security, for education purposes and other types of services। पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री करने की कोशिश करती है, यहाँ पे भी काउंट कैमिलो दी काबूर ने भी वही किया, टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस किया, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, द सर्डिनिया पीडमोंट, सर्डिनिया पीडमोंट फोर्सेस
डिफीटेड, यानी इन्होंने क्या कर दिया, डिफीटेड किया, डिफीटेड टू ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859। लो, यानी जोसेफ मैजनी तो फेल हो गया, यानी सेक्रेट सोसाइटी जो बनाया था यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए वो फेल। विक्टर इमैनुअल सेकंड ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने चीफ मिनिस्टर काउंट कैमरो डी काबूर को दी, जिसमें एक टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस होता है फ्रांस के साथ। उस टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस यानी फ्रांस ने हेल्प किसकी की, सर्डिनिया पिडमॉन्ट की। रिजल्ट, सर्डिनिया पिडमॉन्ट की फोर्सेस ने किसको डिफीट किया, ऑस्ट्रियन फोर्सेस को। कब, 1859 में। चलो हो गया, ठीक है। जब 1859 में ये डिफीट हो गए तो तुरंत अगला स्टेप किसका होता है, जोसेफ गैरीबाल्डी अपनी आ गए। वहां पे जोसेफ मैजनी थे, यहाँ पे जोसेफ गैरीबाल्डी। अब इनके बारे में बात करते हैं। इन्हें इटली की तलवार कहा जाता है, स्वॉर्ड ऑफ इटली, ठीक है। इन्हें इटली क्या कहा जाता है, तलवार कहा जाता है। यानी इन्होंने तुरंत क्या किया, अपनी जो आर्म्ड वॉलेंटियर्स थी, यानी इनकी एक तरह से सेना थी, खुद की रक्षा सेना, वो क्या की, मार्च भी की। जोसेफ गैरीबाल्डी की आर्म्ड वॉलेंटियर्स मार्च कहां करती है, इन साउथ इटली, and also entered in Italy and entered in Kingdom of Two Sicilies, with and drove out the Spanish rulers। ठीक, ध्यान समझना। तुरंत जैसे मैजनी ने क्या, सॉरी जोसेफ गैरीबाल्डी ने क्या किया, अपनी आर्म्ड वॉलेंटियर्स जो यानी उनकी सेना की टुकड़ी थी, उनके जो रक्षा दल थे, वो कहां मूव करते हैं, साउथ इटली। साउथ इटली में कौन है, बोर्बो किंग्स ऑफ स्पेन, यानी बोर्बो किंग्स ऑफ स्पेन है, वहां पे ये मार्च कर गए। एंड आल्सो इंटर्ड इन किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, साथ में उसी जगह पे जो टू सिसिलीज के किंगडम्स थे, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, वहां पे भी क्या होते हैं, इंटर्ड होते हैं। फिर इनका सपोर्ट किसने किया, जोसेफ गैरीबाल्डी का सपोर्ट किसने किया, पीजेंट्स ने। और पीजेंट के सपोर्ट के बाद इन्होंने क्या किया, स्पेनिश रूलर्स को भगा दिया। लो, यानी ये हिस्सा किसके हाथ में आ गया, साउथ का, सर्डिनिया पिडमॉन्ट। और तुरंत विक्टर इमैनुअल सेकेंड को क्या किया जाता है, एम्परर डिक्लेयर किया जाता है। कहां का, इटली का। अभी इटली का यूनिफिकेशन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अभी सेंट्रल बचा हुआ है, नॉर्थ बचा हुआ है, ठीक है। अब उस समय वहां की लगभग पॉपुलेशन तो इलेक्ट्रेट रहती है, ठीक है, वो इलेक्ट्रेट है, उसको छोड़ देते हैं, हम मेन टॉपिक पे आते हैं, ठीक। यानी जब तक नॉर्थ और सेंट्रल सर्डिनिया पिडमॉन्ट के साथ नहीं आएगा तब तक यूनिफिकेशन ऑफ इटली नहीं होनी। तो टस्कनी, मोडेना, पार्मा, पेपल ज्वाइंस विद द हैंड्स ऑफ सर्डिनिया पिडमॉन्ट, यानी टस्कनी, मोडेना, पर्मा एंड पेपल ये भी शामिल हो गए सर्डिनिया पिडमॉन्ट के साथ। लेकिन जो ये वाला हिस्सा था सेंट्रल, व्हेन रोम ज्वाइंट विद द हैंड्स ऑफ सर्डिनिया पिडमॉन्ट, जब रोम शामिल होता है सर्डिनिया पिडमॉन्ट के साथ, देन द फाइनल यूनिफिकेशन इटली वाज कंप्लीटेड इन रोम ज्वाइंट, देन फाइनल यूनिफिकेशन कंप्लीटेड इन 1871, ठीक है। यानी रोम जब ज्वाइन होता है तब जाके फाइनल यूनिफिकेशन होता है। फिर ध्यान दो, जब इटली की बात करते हैं तो इटली 7 स्टेट्स में डिवाइड था। नॉर्थ में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, सेंट्रल में पोप, साउथ में बोर्बो किंग्स ऑफ स्पेन। सर्डिनिया पिडमॉन्ट वाज ओनली स्टेट्स व्हिच वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। तो जाहिर बात है मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी विक्टर इमैनुअल सेकंड के पास थी, क्योंकि ये यहाँ का किंग था, ठीक। जोसेफ मैजनी स्टार्टेड a process to unification of an Italy by the young Italy and young Europe during 1831-1848, which was
फेल्ड, पूरी तरह से क्या हो गया बेटा, फेल्ड हो गया था। फिर जब फेल्ड हो गया तो विक्टर इमैनुअल सेकंड ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले अपने खुद ली, टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी और तुरंत ट्रांसफर किया वो रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंट दी कैमू, चीफ मिनिस्टर था, न डेमोक्रेट था, ट्रस्ट करता था और न रिवोल्यूशनरी था, बट विद अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस के साथ जो उसकी कूटनीतिक संधि होती बेटा, उससे वो क्या करता है, आशियन फोर्सेस को 1859 में डिफीट कर देता है। और जैसे डिफीट होती है, जोसेफ गैरिबाल्डी क्या करता है, अपनी आर्म वॉलंटियर के साथ साउथ इटली में पहुंचता है और साथ में इंटर कहां कर जाता है, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। अब जब यहाँ दो जगह इंटर करता है तो इसका सपोर्ट किसने किया, पीजेंट्स ने, जिससे स्पेनिश रूलर्स को हराने में मदद मिली कब, 1860 में। यानी जोसेफ गैरिबाल्डी ने साउथ इटली और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज लोकल पीजेंट्स के माध्यम से 1860 में क्या कर लिया, जीत लिया। और जैसे जीत लिया, सर्डिनिया पीडमॉन्ट क्या हो गया, साउथ के हिस्से में, यानी जो बोर्बो किंग्स ऑफ स्पेन थे इनको भगा दिया गया। अब साउथ किसके हाथ में आ गया, सर्डिनिया पीडमॉन्ट, यानी विक्टर इमैनुअल सेकंड को क्या बनाया गया, एम्परर बना दिया गया। बट व्हेन टस्कनी, मोडेना, पर्मा एंड पेपर, जब ये सब शामिल हो गए किसमें, सर्डिनिया पीडमॉन्ट, एंड व्हेन रोम ज्वाइंड द Sardinia Piedmont, then the final unification of Italy was completed in 1871. तब जाके इटली का फाइनल यूनिफिकेशन होता है। जर्मनी की हमने बात की, इटली की बात की। जब जर्मनी इटली की बात की तो हमको पता चला किंग, आर्मी, जंकर्स, ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन होता है। बट ग्रेट ब्रिटेन की हम जब बात करते हैं, ग्रेट ब्रिटेन की, तो ग्रेट ब्रिटेन की यूनिफिकेशन में बहुत सारी बातें निकल के आती हैं। अब एक तो है कि 18th सेंचुरी के पहले, बिफोर 18th सेंचुरी, देयर वाज नो इंग्लिश नेशन, यानी वहां पे कोई भी इंग्लिश राष्ट्र नहीं था, कोई भी। 18th सेंचुरी के पहले की बात हो रही। अब वो क्या था, आइलैंड था, आइलैंड्स था। उस आइलैंड्स में इनहेबिटेड रहने वाले लोग कौन थे, वेल्स थे, इंग्लिश, स्कॉट, आयरिश। यानी ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन हुआ, ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन, वो एट अ सडन प्रोसेस नहीं है, अ लॉन्ग इयर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडेंटिटीज। यानी ये जो डिफरेंट टाइप्स की आइडेंटिटीज थी, इनके साथ का कॉन्फ्लिक्ट था। क्या 18th सेंचुरी के पहले कोई भी नेशन स्टेट यानी इंग्लिश नेशन नहीं था। कहां पे, जो हम आज का ग्रेट ब्रिटेन देखते हैं, वहां पे जो थे वो एक आइलैंड था, उनकी अपनी प्राइमरी आइडेंटिटीज थी। वेल्स थे, इंग्लिश थे, स्कॉट थे, आयरिश थे, जिनकी एक अलग कल्चर, एक पॉलिटिकल ट्रेडिशन था। यानी सबकी अपनी अपनी एक ट्रेडिशन थी, पॉलिटिकल एक अलग कल्चर था। बट जैसे इंग्लिश क्या होते गए, वेल्थियर, जाहिर सी बात है, जिसके पास पैसा आएगा, पावर आएगा, वो दूसरे ऊपर क्या करने लगता है, वो अपना इन्फ्लुएंस डोमिनेंट डालने लगता है। वैसा ही इंग्लिश ने भी किया, किसके ऊपर, वेल्स के ऊपर, एक स्कॉट के ऊपर और आयरिश के ऊपर। बट इंग्लिश पार्लियामेंट ने क्या किया, इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड द पावर ऑफ मोनार्की इन 1688। ये भी कॉन्फ्लिक्ट से चल रहा था। यानी इंग्लिश पार्लियामेंट ने क्या किया, जो मोनार्की की पावर थी उसे क्या कर दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया, जब्त कर दिया। कब, 1688 में। कैसे, विद प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी बहुत लंबा संघर्ष चल रहा था। ये चीज मैंने पहले कहा ना कि इनका आपस का ही है कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कोई रेवोल्यूशंस नहीं हुई है यहाँ पे, ठीक है। बट ये आपस की कॉन्फ्लिक्ट्स थी, जिसे इंग्लिश पार्लियामेंट ने क्या किया, 1688 में मोनार्क की पावर को सीज कर दिया। कैसे, प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत लंबे संघर्ष के बाद, और यहीं से इंग्लिश नेशन बनना शुरू होता है।
इंग्लिश नेशन, यानी इसी से इंग्लिश नेशन बनना शुरू होता है, यानी जिसे हम बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन। अब इसमें सेंटर में कौन रहता है? जब इंग्लिश नेशन बनना शुरू होता है, इंग्लिश नेशन वॉज स्टार्टेड बाय इंग्लिश पार्लियामेंट एंड इन इंग्लिश नेशन द सेंटर वॉज इंग्लैंड। यानी जो ये इंग्लिश नेशन बन रहा है उसके सेंटर में कौन रहता है? ये इंग्लिश आइडेंटिटीज वाले रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंग्लैंड। इंग्लिश नेशन की प्रोसेस किससे कंप्लीट शुरुआत होती है? इंग्लिश पार्लियामेंट से, जिसके सेंटर में कौन रहता है? इंग्लैंड रहता है। साथ में एक्ट ऑफ यूनियन, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 किसके बीच होता है? इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में होता है, जिससे क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यानी जब ध्यान समझो, यानी इंग्लिश पार्लियामेंट ने सबसे पहले किया मोनार्की की पावर को सीज किया कब? 1688 में। कैसे? प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट से, यानी बहुत लंबे संघर्ष के बाद। फिर इंग्लिश पार्लियामेंट के माध्यम से इंग्लिश नेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, जिसके सेंटर में कौन होता है? इंग्लैंड होता है। फिर एक्ट ऑफ यूनियन किसके बीच में होती है? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, जिससे क्या स्टार्ट होता है? स्टार्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब जब फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हो गया, ठीक है, स्कॉटलैंड शामिल हो रहा है, तो सेंटर में इंग्लैंड है। जाहिर सी बात है, इंग्लैंड क्या करेगा? अपना डोमिनेंट, अपना इन्फ्लुएंस किसके ऊपर लगाएगा? स्कॉटलैंड। यानी अपना कल्चर, लैंग्वेज, सब कुछ किसके ऊपर प्रेसाइज करेगा? स्कॉटलैंड। इवन एज स्कॉटलैंड की जो अपनी एक ट्रेडिशनल ड्रेस थी, उसको भी पहनने की आजादी नहीं थी। इनकी जो गैलिक लैंग्वेज थी, यानी स्कॉटलैंड के लोग जो है गैलिक लैंग्वेज बोलते थे। गैलिक, ये गैलिक लैंग्वेज भी नहीं बोल सकते थे। उन्हें कौन सी लैंग्वेज बोलनी है? इंग्लिश बोलनी है। आगे देखो अब इसमें क्या होता है। ठीक, ये तो हो गया स्कॉटलैंड, यानी ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन शुरू हो गया। अब इसी में क्या होता है कि आयरलैंड की बात करते हैं। जब हम आयरलैंड की बात करते हैं तो आयरलैंड 2 कम्युनिटीज के बीच में डिवाइड है, यानी क्रिश्चियनिटी ही है, यानी ये क्रिश्चियन लोग ही हैं, लेकिन ये क्रिश्चियनिटी इनकी आइडियोलॉजी पे 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो है कैथोलिक्स और दूसरा है प्रोटेस्टेंट्स। जो कैथोलिक्स हैं इनकी मेजॉरिटी है वहां पे आयरलैंड में, और ये माइनॉरिटी है। ठीक है, आयरलैंड कैसी कंट्री है? क्रिश्चियनिटी है, बट वो 2 पार्ट्स में विजन को लेके, आइडियोलॉजी को लेके डिफर है, डिवाइड है। कैथोलिक्स में, प्रोटेस्टेंट्स में। कैथोलिक्स क्या है? मेजॉरिटी में है। प्रोटेस्टेंट्स क्या है? माइनॉरिटी में। यानी ये माइनॉरिटी में होने के बाद भी इंग्लैंड ने क्या किया? इनको सपोर्ट किया। किसने? इंग्लैंड ने इनका सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि इनको सपोर्ट करके दे डोमिनेट ऑन द कैथोलिक्स, यानी क्या करें? कैथोलिक्स के ऊपर डोमिनेट करें। अब कैथोलिक्स के ऊपर डोमिनेट करेंगे, उनके नंबर्स ज्यादा हैं, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो क्या चुप बैठते? कतई नहीं बैठेंगे। उन्होंने क्या किया? रिवॉल्ट किया। द रिवॉल्ट वॉज लेड बाई वॉल्फटोन एंड यूनाइटेड आयरिशमैन। in 1798। ठीक, यानी कि आयरलैंड क्रिश्चियनिटी की कंट्री है, ठीक है, वहां के जो लोग थे 2 पार्ट्स में विजन को लेकर डिवाइड थे, लेकिन इंग्लैंड ने किसका सपोर्ट किया? प्रोटेस्टेंट्स को अपना, ताकि प्रोटेस्टेंट अपना डोमिनेंट किसके ऊपर लगाए? कैथोलिक्स के ऊपर। एंड द कैथोलिक्स
started a revolt which was led by Wolfton and United Irishmen in 1798 which was crushed। यानी ये रिवोल्ट पूरी तरह से सप्रेस कर दिया गया, क्रश कर दिया गया। आयरलैंड को फोर्सबली, जबरदस्ती किसमें मिला लिया गया? ग्रेट ब्रिटेन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यानी ग्रेट ब्रिटेन में पूरी तरह से मिला लिया गया। कब? 1801 में। आयरलैंड फोर्सबली ज्वाइंड इन ग्रेट ब्रिटेन, यानी पूरी तरह से जबरदस्ती आयरलैंड को कहां मिला लिया गया? ग्रेट ब्रिटेन में। फिर से बिफोर 18th सेंचुरी देयर वर नो नेशन स्टेट इन द आइसलैंड, यानी वो जो आइसलैंड था वहां पे कोई भी नेशन स्टेट नहीं था, यानी वो एक आइसलैंड था। वहां पे सभी की रहने वाले लोग जो इनहैबिटेड थे उनकी अपनी आइडेंटिटीज थी, जो वेल्स थे, आयरिश थे, स्कॉट थे और इंग्लिश थे। When the English became wealthier powers, then they dominate to other groups, यानी वो तुरंत दूसरे ग्रुप्स पे क्या करने लगे? प्रिसाइज करने लगे, डोमिनेट अपना दिखाने लगे। With the English Parliament, the monarch power was seized in 1688 with a protracted conflicts, यानी एक लंबे टकराव के बाद उन्हें क्या किया गया? उनकी मोनार्की पावर को सीज कर दिया गया। एंड देन द ग्रेट ब्रिटेन प्रोसेस वाज स्टार्टेड, यानी नेशन स्टेट की प्रोसेस क्या होती है? स्टार्ट होना शुरू होती है। किसके माध्यम से? इंग्लिश पार्लियामेंट। इसके सेंटर में कौन होता है? इंग्लैंड होता है, ठीक है। विद एक्ट ऑफ यूनियन 1707 स्कॉटलैंड ज्वाइंड विद इंग्लैंड एंड द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वॉज स्टार्टेड, यानी वहीं से ग्रेट ब्रिटेन की फॉर्मेशन क्या होती है? स्टार्ट होती है। और उसके बाद ही उनका बिहेवियर इंग्लैंड ने क्या किया? सब कुछ प्रेशराइज किया किसके ऊपर? स्कॉटलैंड, यानी उनकी जो ट्रेडिशनल ड्रेस थी उसे भी अलाउ नहीं था, उनकी जो गैलिक लैंग्वेज थी उसे भी बोलने के अलाउ नहीं थी। सेम ऐसा ही हमारा आयरलैंड का केस मिलता है। They were divided in Catholics and Protestants. Catholics were in majority, यानी इनकी मेजोरिटी में बहुत सारे थे, Protestants माइनॉरिटी में थे। But the England was supported to Protestants on Catholics, which was on majority, यानी कैथोलिक्स को सपोर्ट ना करके उन्होंने किसको सपोर्ट किया? प्रोटेस्टेंट्स को। एंड द कैथोलिक्स revolt led by Wolfton and United Irishmen in 1798 which was crushed, पूरी तरह से क्रश कर दिया गया, सप्रेस किया गया। एंड आयरलैंड was forcibly joined with Great Britain in 1801, यानी जो ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन था उसमें 1801 में क्या होते हैं? ज्वाइन होते हैं। एंड देन द आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एक्सेप्टेड द Britain, accepted the English flag, Union Jack, and also the English national anthem, God Save Our Noble King। यानी इस तरह से हम देखते हैं कि इन तीनों का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। कल हम इस लेसन में लास्ट टॉपिक की बात करेंगे अपना, विजुअलाइजिंग द नेशन एंड बाल्कन्स रीजन, यानी इंपीरियलिज्म एंड सोशलिज्म। ठीक है, कल ये लेसन हमारा एंड हो जाएगा। इसके बाद बेटा जहां पे जिसे जो भी प्रॉब्लम है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। बिना कमेंट के मुझे बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि मेरे बच्चों को प्रॉब्लम है कि नहीं। इन द क्लासरूम द स्टूडेंट आस्क सर आई हैव अ प्रॉब्लम, बेटा श्योर। वहां पे अगर पूछते हैं तभी तो मुझे पता चलता है दे आर अंडरस्टैंडिंग, दे आर लिसनिंग टू मी। तो बेटा तुम मुझे वॉच कर रहे हो तो मुझे पता चलना चाहिए ना, यू आर वॉचिंग टू मी, यू हैव एनी प्रॉब्लम्स। जब तक तुम बताओगे नहीं बेटा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें प्रॉब्लम है। तो बेटा इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन राइट इन द कमेंट बॉक्स, तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखो। और साथ में बेटा जिन्होंने शेयर नहीं किया है तो शेयर करो। क्या चाहते हो, ये जो स्टॉक है नंबर्स का केवल अपने पास रखना चाह रहे हो, यही चाहते हो कि दूसरों को ना मिले? बेटा शेयर करो, बाकी से बोलो सब्सक्राइब करें। ठीक है, जहां पे जो प्रॉब्लम है बेटा उसे तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है।